Hello बच्चों, let's read the question and the question says that in collision theory of chemical reaction ZAB represents। तो हम लोगों को बोल रहा है कि जो collision theory होता है chemical reaction का उसमें जो ZAB है वो क्या represent करता है। ऑप्शन ए में दे रखा है द collision frequency of reactants that is A and B steric factor। ऑप्शन बी में दे रखा है steric factor। ऑप्शन सी में दे रखा है fraction of molecules with energies equal to activation energy that is EA। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जीज ग्रेटर देन EA दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो इन चारों में हम लोगों को बताना है कि ZAB जो है उसका वो क्या करेक्ट रिप्रेजेंट करता है कोलिजन थ्योरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बाय नोइंग द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सो key concept for this particular question will be collision theory। collision theory, ठीक है। तो कोलिजन थ्योरी की बात करें तो कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइड करेंगे। इसका कहने का क्या मतलब है कोलिजन थ्योरी का कि केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन विल ऑकर ओनली व्हेन पार्टिकल्स विल कोलाइड। तो ये कहता है हम लोगों को कोलिजन थ्योरी की कभी भी केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब पार्टिकल जो है कोलाइड कर रहे हैं। अब कभी भी जब दो पार्टिकल्स या दो से ज्यादा पार्टिकल जब कोलाइड करते हैं तो जरूरी नहीं कि सारे कोलिजन से हम लोगों का केमिकल रिएक्शन हो ही, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा ही। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल है हम लोगों का और अगर ये कोलाइड कर रहा है तो हम लोगों का पार्टिकल्स कोलाइड करके केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन अगर होगा। पर जरूरी नहीं कि सारे कोलिजन से केमिकल रिएक्शन हो मतलब प्रोडक्ट बने। तो उसके लिए क्या होता है कि एक एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज EA जरूरी होता है। दैट इज कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में ताकि वो अकर करे, ताकि वो हो। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोलिजन थ्योरी के साथ साथ जो पार्टिकल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं उसके साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी का भी होना जरूरी है, तभी जाके हम लोग का केमिकल रिएक्शन होता है। क्लियर है। तो अगर हम लोग देखें अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, सो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, तो कोलिजन थ्योरी हम लोगों का क्या कहता है दैट रेट इज इक्वल टू ZAB इंटू रो इंटू E⁻ -EA डिवाइडेड बाय RT। ये हम लोगों का क्या कहता है, ये हम लोगों का कोलिजन थ्योरी का इक्वेशन है। तो इसमें जो ZAB है वो हम लोगों का रिप्रेजेंट करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब ही हम लोगों का है कि रेट ऑफ कोलिजन। मतलब जो ZAB है वो हम लोगों का रिप्रेजेंट करेगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में रहता है। लेट्स सपोज अगर हम लोगों का दो रिएक्टेंट है A+B और वहां से कुछ हम लोगों को प्रोडक्ट मिल रहा है, तो जो A और B का जो भी रेट होगा कोलिजन का उसको हम लोग कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और वो रिप्रेजेंट किया जाएगा हम लोगों का ZAB के द्वारा। वहीं अगर हम लोग रो का बात करें तो रो जो है वो रिप्रेजेंट करता है हम लोगों का स्टेरिक फैक्टर। रिप्रेजेंट करेगा रो हम लोगों का स्टेरिक फैक्टर। अब स्टेरिक फैक्टर कहने का मतलब है कि जो रेट कांस्टेंट का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहता है, स्टेरिक फैक्टर जो रहता है वो एक रेशियो रहता है। और वो किस चीज का रेशियो रहता है कि जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रहेगा हम लोगों का रेट कांस्टेंट का, और जो भी कोलिजन थ्योरी के द्वारा हम लोगों का रेट कांस्टेंट निकला है, दोनों का जब हम लोग रेशियो ले लेते हैं तो हम लोगों को स्टेरिक फैक्टर मिल जाता है। तो रो जो है हम लोगों का स्टेरिक फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे जो EA हम लोगों को दे रखा है दैट इज EA, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, कि वो मिनिमम एनर्जी किसी भी रिएक्शन में लगता है ताकि वो रिएक्शन हो। दैट इज ये रिप्रेजेंट करता है हम लोगों का एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसी इक्वेशन में अगर हम लोग देखें थोड़ा सही से, तो एक और इक्वेशन जो है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए लिख सकते हैं हम लोग, कोलिजन थ्योरी के लिए, दैट इज R इज इक्वल टू K इज रेट कांस्टेंट इंटू N ऑफ A इंटू N ऑफ B। और इसी को हम लोग आगे बढ़ा के लिख सकते हैं दैट ZAB इंटू रो इंटू E⁻ -EA डिवाइडेड बाय
आर टर्म। अब यहाँ जो एन ए है और एन बी है वो हम लोगों का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोगों का नंबर डेंसिटी ऑफ ए, नंबर डेंसिटी ऑफ ए। वहीं अगर बी का बात करें तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोगों का नंबर डेंसिटी ऑफ बी, दैट इज एक तरह का फ्रैक्शन हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जेड ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ये हम लोगों का प्रॉपर इक्वेशन है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अगर हम लोग ऑप्शंस में चेक करेंगे कि जेड ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑप्शन, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट्स ए एंड बी, सो इट इज करेक्ट। जो जेड है वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी रिएक्टेंट्स का, दैट इज ए एंड बी का। वहीं अदर ऑप्शंस में देखेंगे तो जो बी ऑप्शन है दैट इज स्टेरिक फैक्टर, ये हम लोगों का रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर तो रो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं अगर सी ऑप्शन में देखें तो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज इक्वल टू ई है, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज ऑल्सो रॉन्ग। अभी जस्ट हम लोगों ने इक्वेशन में देखा है दैट आर इज इक्वल टू के इंटू एन ए इंटू एन बी, नंबर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड नंबर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट बी। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन ए will be our correct answer. Hope you enjoyed the concept. Thank you and best of luck.